क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आपको लग रहा होगा ये सूरज कहाँ से निकल आया है भाई। गोल्डी भाई ने ये कैसा थंबनेल डाल दिया धमाकेदार सा। तो यार मैं देखता हूँ आजकल के लड़के जो यूट्यूब वगैरह करते हैं वो इस तरह के थंबनेल वगैरह डालते हैं। तो मुझे लगा यार कि सीखना चाहिए। जिससे मर्जी सीखा जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा थंबनेल बनाने का ट्राई किया। और एक्चुअली इट्स बीन 14 years माई वाइफ एंड आई आर मैरिड, सो वी वेंट टू अपस्टेट New York. We rented a Airbnb. It was amazing, very beautiful. तो वहाँ पे थोड़े पिक्चर्स वगैरह लिए थे, तो उनमें से एक ये भी था। तो मैं कहा चलो ये यूज़ कर देते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा भी नया घर में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑफिस मेरा रहेगा। ये वाला कमरा पूरा खाली है, इसलिए थोड़ा सा एको भी शायद आ रहा होगा जब मैं बोल रहा हूँ। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, सो विल फिक्स इट सून। तो एनीवेज दैट शुड बी restricting me to make today's video. ओके तो आज की वीडियो में यार एक मैं बात करना ये चाहता था कि मैंने यूट्यूब पे जैसे मैं आजकल H1 के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो जो मेरी खुद का फीड है उसमें इस तरह के वीडियोस आने लगे हैं। तो उसमें से कुछ वीडियोस थे जिनमें लिखा हुआ था कि H1B का कड़वा सच, वाई डज़ इट फील लाइक स्लेवरी to be on H1B, or H1B was not for me. And these videos literally they have 500,000 views and 5,000 likes because negativity, I think it spreads too fast. तो इसलिए तो मुझे लगा कि यार देखो, अमेरिका में या इंडिया में कहीं भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपना आप ओपिनियन शेयर कर सकते हो सबके साथ। तो मेरे इन भाइयों ने भी वही किया, अपना ओपिनियन शेयर किया। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव समबडी राइट और रॉन्ग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू जस्ट लेवरेज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच टू शेयर माई ओपिनियन द वे I think H1B has helped me. If you like the video, if you don't like the video, I have less to do with it. I just wanted to share my opinion and address some of the concerns that these people mentioned in their videos, saying, H1B का कड़वा सच एक्सेट्रा। तो यार उन वीडियोस को मैंने थोड़ा सा पढ़ा देखा, तो उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल एक वन बाय वन एक पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं इनको। पहला था कि you cannot do freelancing or side hustle on H1B visa. Is it a fact or is it rational? Absolutely. I agree with that you cannot freelance, and sometimes it hurts when you know that you have talent, you want to do something by putting some hard work and make some money. But that's the problem, okay? Now मैं शुरू में जब अमेरिका आया था 2014 में, तो पिछले मतलब शुरू में 3-4 साल मैं भी यही सोचता रहता था, यार काश मैं फ्रीलांसिंग कर सकता, थोड़े पैसे कमा सकता। बट फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ होने लगा कि यार एक प्रॉब्लम का पार्ट बन के कुछ होने वाला है नहीं। सो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैंने सॉल्यूशन निकाला, आई एम प्रेटी हैप्पी विद इट। तो मैंने क्या किया यार, जैसे कि आपने मेरे बाकी वीडियोज़ में देखा है, मैंने मेहनत करके अपने ऊपर एक अच्छी जॉब ढूंढी, थोड़ा मेहनत किया, स्ट्रेटजाइज़ किया, जिससे मेरे को एक अच्छा जॉब मिल गया। जिससे कि जो H1 पे जब मैं था तो मैं शायद कितना 1.30 1.35 कमाता था साल के। उसके बाद मैं 3 से 5 लाख कमाने लगा। तो मेरे को दो मैंने जॉब्स स्विच की। ये मेरा ट्रिपल ऑलमोस्ट इनकम हो गया। तो और इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स आई पुट माई वीडियो वेयर आई शो हाउ आई ट्रिपल माई इनकम ऑन H1B वीज़ा। तो उससे क्या हुआ कि यार मेरे को फ्रीलांसिंग की नाउ आई डोंट फील अ नीड टू फ्रीलांस। देखो फ्रीलांस में आई अंडरस्टैंड कि अगर साइड से थोड़ा पैसा आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फ्रीलांस का एक छोटा सा जो मैं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट है वो ये भी है कि जब आप फ्रीलांस करते हो आउटसाइड योर 8 hours ऑफ जॉब, तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम अपना बेच रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो एग्जैक्टली। और वो टाइम कहाँ से आएगा? वो आपके पर्सनल टाइम से आएगा, जो अपनी फैमिली के साथ शायद बिता सकते थे। तो वहाँ से पैसे थोड़े बहुत मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। और नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जितना आप अपनी फुल टाइम जॉब से कमाते हो, जब आपको कोई ऐसे फ्रीलांसर हायर करेगा तो यूजुअली उससे थोड़ा कम ही देता है। तो इसलिए मैंने रास्ता दूसरा चुना। मुझे लगा कि यार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं 8 घंटे की ही नौकरी करूँ, जिससे कि मेरा जो पर्सनल टाइम है फैमिली वाला, वो मैं टाइम मेरे को इन्वेस्ट ना करना पड़े कहीं और पैसे कमाने के लिए। तो मैंने अच्छी एक नौकरी ढूंढी, मेहनत की, उससे मैं 3 गुना मेरी इनकम हो गई। तो आज मेरे को फ्रीलांसिंग करने की साइड हसल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो यार ये सॉल्यूशनिंग थी। तो मैंने प्रॉब्लम का पार्ट बन के कुछ निकल नहीं पाया। देन आई थॉट लेट्स सी व्हाट आई कैन डू एज अ सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ वर्कड
एब्सोल्युटली फाइन विद मी, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसा ही करो कि ग्लास तो यार आधा खाली है या आधा भरा है, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। यार मेरे को लगता है कि ये ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई फिलोसोफर या ज्ञानी बन के भाषण झाड़ रहा हूँ। मैं भी पहले एक ऐसा इंसान था जो कि कंप्लेन करता रहता था, प्रॉब्लम का पार्ट था। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि प्रॉब्लम का पार्ट बन के रहने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हम भी पूरे दिन कंप्लेन करते रहेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, रास्ता खोजेंगे ही नहीं। और होता यही है कि द मोर यू स्टार्ट क्रिपिंग, देन you will end up being so frustrated. Everything will become like a complaint, like a problem for you. So I would recommend you to be on the solutioning side, and let's see how we can solve each of the pain points of H1B together. Okay? अब बात करते हैं दूसरे कंसर्न की जो इन कुछ वीडियोस में डला हुआ था। वो था कि भाई cannot do business. Is that right? It is absolutely right. You cannot actively participate in any business. तो ये मैं भी पहले करता था यार, मुझे लगता था यहाँ पे बिज़नेस कर सकते तो शायद ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। लेकिन देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार बिज़नेस करने वाले ना दो तरह के लोग मेरे को लगता होते हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है अपनी खुद की, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम तीसरी कैटेगरी में हो कि नहीं हो। एक तो लोग वो होते हैं यार जो उनके पास आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे बतेरे आइडियाज़ होते हैं, जिनको स्टीव जॉब्स बनना है, ठीक है, जिनको हर रोज़ आइडिया नए आते हैं, जिनको लगता है हम दुनिया बदल देंगे। लेकिन जब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की प्राइमरी स्किल की, जो होता है रिस्क टेकिंग, वहाँ पे मैं ज़ीरो था। अगर मेरे आइडिया में दम होता, मेरे एग्जीक्यूशन में दम होता, और मेरे को लगता कि यार ये मेरे को करना है विद पैशन, मैं इंडिया जाके वापस कर लेता। किसने रोका था मेरे को? कोई अमेरिकन सरकार ने थोड़ी बोला था कि भाई नहीं, गोल्डी को अमेरिका से जाने देंगे नहीं। 14 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली की, मैं निकल लेता, वहाँ जाके करता बिज़नेस। किसने रोका था मेरे को? मैं नहीं किया ना। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर दम ही नहीं था। जो प्राइमरी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल थी बिज़नेस करने वाली, वो मेरे में दम था ही नहीं। जो मेरे आइडियाज़ थे बेशक अच्छे होंगे, बट आई थिंक वो मेरी हॉबी थी, फिर एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे अंदर थी नहीं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो भाई अगर बिज़नेस में तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है, सब कुछ है, तो जाओ, रिस्क लो, वापस जाके इंडिया करो बिज़नेस। यहाँ पे रोका थोड़ी ना किसी ने। तो यार मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका सॉल्यूशन है ना, वापस जाके कर सकते हैं इंडिया जाके। और अगर यही मुझे नहीं जाना था पर्सनली इंडिया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रह के मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन मैंने थोड़ा ये निकाला अपने आप से बात करके, स्ट्रेटजाइज करके, कि यार अगर लेट्स से मेरी उम्र 40 की हो चुकी है, कि अगर मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर बिज़नेस नहीं चला तो फिर बात ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लेट्स से अगर बिज़नेस चल गया मेरा, तो मैं लॉन्ग रन में क्या करूँगा? मैं एग्जैक्टली ये करना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ जीना चाहूँगा रादर देन बिज़नेस में लगे रहने के। और मैं एक CEO बंदा हायर करूँगा जो प्रोबेबली मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, जो मेरी कंपनी को अच्छे से रन कर पाएगा, ताकि मैं अपने लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकूँ, और वहाँ से जो ठीक ठाक पैसा आ रहा है अपना आता रहेगा। तो मुझे लगा कि ऐसा ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाकी कंपनीज़ हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है, सेल्सफोर्स है, या कोई भी कंपनी है, उनके जो CEOs हैं, दे आर मच स्मार्टर देन मी and they are running those companies. So why can't I just invest in these companies so that I can become their business partner, right? और वो एक तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, और उसका जो एफर्ट का रिजल्ट आएगा, बिकॉज दीज पीपल आर स्मार्ट, वो रिजल्ट मेरे को मिलेगा। तो मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, और मेरे को अपना टाइम भी नहीं देना पड़ रहा, राइट? तो मैं एक तरह से बिजनेस ही कर रहा हूँ देखा जाए तो ये, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आप पैसा डालते हो, आप स्ट्रेटजाइज करते हो। यहाँ पे मैं एक्टिवली स्ट्रेटजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पैसा डाला, CEO काम कर रहा है, पूरी कंपनी काम कर रही है, कल को प्रॉफिट आएगा तो मेरे को मिलेगा। तो ऐसा करते करते मैंने थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। अपना जो फियर था इन्वेस्टमेंट्स का कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग होता है एट्सेट्रा, वो मैंने हटाया फियर। और फियर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर रैशनली जाके पढ़ो उसको। जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये तो गैम्बल नहीं है, मेरा सोचना गलत था। और मैंने एक वीडियो और भी बनाया जिसमें मैंने पूरा कहानी बताया अपना कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट्स करने लगा। तो पिछले लगभग 2.5 सालों में मैंने लगभग $2 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ है
though it's a virtual profit because I haven't taken the money out and I won't take it for a long. So I know there are restrictions, but everything has a solution. So I considered the solutioning part and I started this way. तो बिजनेस नहीं कर सकते तो भाई, अगर बिजनेस बहुत दमदार बिजनेस है, पता है चलना ही चलना है, तो फिर H1 पे यहाँ पे किसी ने रोका थोड़ी ना यार, कहीं और जाके अपना इंडिया जाके बिज़नेस कर सकते हो। और नहीं तो अल्टरनेट तरीका ये है कि यहाँ पे रह के ही अगर बिज़नेस करना है तो किसी दूसरे के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो और पार्टनर बन जाओ। और ख़ासकर ऐसी कंपनीज के पार्टनर जहाँ पे हम मेरे से स्मार्ट लोग हैं या आपसे स्मार्ट लोग हैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए। ओके, तो तीसरा एक चीज़ और थी यार, तीसरा ये था कि नो इजी पाथ टू रेजिडेंसी। आई एब्सोल्युटली एग्री, ये भी फैक्ट है कि जब यहाँ पे H1B पे हम लोग आते हैं तो हमारा जो पाथ है ग्रीन कार्ड का या परमानेंट रेजिडेंसी का वो बहुत लंबा है, बहुत पेनफुल है। डू आई एग्री विद इट? एब्सोल्युटली आई डू। तो इसका सोल्यूशन क्या है यार? सोल्यूशन जब मैंने अपने आप से बात करके थोड़ा रियलाइज़ किया इस चीज़ को, तो मेरे को लगा कि जब मैं इंडिया से आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने भी ऐसे थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ब्लॉग्स चेक किए, सो दैट आई कैन बी मोर एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस। तो मेरे को लगा ये तो सब कुछ पहले से मेरे सामने ब्लैक एंड वाइट में था, क्रिस्टल क्लियर था। ऐसा तो है नहीं कि मेरे यहाँ पे आने के बाद सडनली अमेरिकन सरकार ने बोला कि नहीं अब गोल्डी यहाँ पे आ गया है तो अब H1 या GC की कतार को बहुत लंबा कर दो। ऐसा तो है नहीं, ये तो 20 साल से चलता आ रहा है, तो फिर क्यों आया मैं? मतलब मेरे सामने था ना ऑप्शन। अब मैं इसको रिजेक्ट कर सकता था कि नहीं मेरे को जाना ही नहीं अमेरिका, क्योंकि पाथ तो बहुत लंबा है रेजिडेंसी का। आई एम गुड इन इंडिया, व्हाई डिड आई कम? दैट वाज माय इंटेंशनल एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट आई टुक, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली चेंज होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ की कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रही है। कभी नए प्रपोजल्स आते हैं, कभी होता है, लेकिन यार कोई भी ऐसा इस तरह के डिसीजन लेने में टाइम तो लगता ही है, कभी भी नहीं भी आते हैं। अब हमारे इंडिया में भी क्या होता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एजेंडा में प्रॉमिस होता है, जब उनकी गवर्नमेंट आती है कभी कुछ काम बन पाता है, कभी कुछ नहीं बन पाता। तो यहाँ पे भी सेम वही हाल है। लेकिन क्या मैं इस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ? मैं नहीं कंट्रोल करता। क्या ये रूल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो H1B वालों को हेल्प करेगा GC लेने में? ऑफ कोर्स होना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा होगा तो। लेकिन क्या मैं उसको कंट्रोल करता हूँ? मैं नहीं करता। तो क्यों मैं फिर काम का कंप्लेन के चक्कर में घुसा रहता हूँ कि लंबी GC कतार है? भाई रहने दे, कतार लंबी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? H1B पे जो तुम्हारे पास है उसको तो लेवरेज करो यार। कौन तुम्हें रोक रहा है H1B पे पैसे कमाने से? तुम अच्छी नौकरी लो, अपनी इनकम को 3 गुना करो, इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करो, यू कैन बी रिच। इफ़ नॉट रिच यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो GC जब आएगा तो आता रहेगा, जिसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते उस पर टाइम दे के क्या फ़ायदा है? ठीक है। और अगर ऐसा था तो जब इंडिया से आ रहे थे तो देन आई वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड इट वॉज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई कुड हैव चोजन नॉट टू कम बिकॉज यहाँ पे कतार लंबा है, बट फिर भी मैं आया। तो मैं अब कंप्लेन नहीं करता इस बारे में, क्योंकि मैं प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन के रहना चाहता, कि मैं क्रिप नहीं करना चाहता एवरी सिंगल डे की कतार लंबी है, कतार लंबी है, कतार लंबी है। मैं कतार से निकल गया उससे। आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग दैट आई हैव टुडे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग दैट वोंट लीड मी एनीवेयर। जब GC आएगा आता रहेगा। एंड आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन फॉर गेट ग्रीन कार्ड एंड ट्राई दिस, आई विल पुट इट समवेयर हियर इफ यू वांट टू चेक दैट आउट। उसके बाद अगला ये कड़वा सच वालों वीडियो में, और एक का तो शायद टाइटल था व्हाई डज इट फील लाइक स्लेवरी। पता नहीं यार, 8 साल हो गए, मेरे को तो ऐसा स्लेव वाला कभी फील आया ही नहीं। एनीवेज, अच्छा उसके बाद एक भाई ने एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ था कि अगर आपने एक जगह से पढ़ाई की है, लेट्स से फिनिक्स एरिज़ोना से, तो आप जॉब आप उसी सिटी में प्रेफर करोगे। लेकिन हो सकता है आपको H1B पे हो तो बॉस्टन जाना पड़े या न्यूयॉर्क जाना पड़े या कैलिफोर्निया जाना पड़े। आई डिड नॉट फाइंड एनी लॉजिक इन दिस पॉइंट ऑनेस्टली, क्योंकि ये तो इंडिया में भी है ना यार। इसमें यहाँ पे क्या खास है H1 पे? क्योंकि इंडिया में लेट्स से अगर मैंने दिल्ली से या रेवाड़ी, जब अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने रेवाड़ी से ग्रेजुएशन किया, किशन लाल पब्लिक कॉलेज, 3 साल की BCom मैंने की 4 साल में, 1 साल फेल हो गया था। रेवाड़ी बहुत छोटा शहर था, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्लांट्स वगैरह हैं आसपास में, लेकिन उस तरह की नॉलेज वर्कर टाइप जॉब्स नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं गुड़गांव आ गया।
मैं कुछ टाइम मैंने गुड़गांव जॉब किया, फिर दिल्ली जॉब किया, फिर नोएडा जॉब किया। तो उसमें डिफरेंट क्या है, अगर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो देन इट इज़ योर प्रेफरेंस कैन बी नाउ I'll stick to this place, that is it. Other preference can be that I'm pretty open. I'll go anywhere where I get good job opportunities, or wherever I get a good job. I don't care about the location. I'm not just stuck to any specific location. So it is your preference. Nobody in America is stopping you on H1B to decide that preference. अगर आप अमेरिका आते हो, आपने न्यूयॉर्क से MBA किया है और आपको न्यूयॉर्क में जॉब चाहिए और आपको लग रहा है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सो इट्स योर प्रेफरेंस. यू कैन इधर स्टिक विद न्यूयॉर्क और गो समवेयर एल्स. तो ये तो मेरे को पॉइंट थोड़ा सा इलॉजिकल लगा था. उससे अगला एक पॉइंट था वर्क प्रेशर. तो भाई वर्क प्रेशर का मेरे को लगता है कि वर्क प्रेशर H1B से स्पेसिफिकली पता नहीं लेना देना इसका क्या है, क्योंकि इंडिया में भी जब मैं नौकरी करता था तो प्रेशर तो वहाँ पे भी रहता था यार. इनफैक्ट मेरे को याद है, मेरी नई नई शादी हुई थी और सैटरडे को भी मेरा मैनेजर मेरे को बुला लेता था ऑफिस में और रात को 7-7 8-8 बजे तक मेरे से काम कराता था. मेरे को लगता है कि यार वो ना इशू मैनेजर का नहीं था, क्योंकि उसका भी मैनेजर उसके साथ शायद ऐसा ही करता होगा. वो इशू मेरा था यार. मतलब अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और मैं वो सब सह रहा हूँ, तो इसमें गलती किसकी है? ऑफ कोर्स गलती मेरी है, क्योंकि अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं कहीं और निकल जाऊँगा. मैं क्यों ऐसी जगह पे काम करूँगा? और अंदर मेरे बस के नहीं है तो मैं वहाँ चिपका रहूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं है. तो मेरे साथ भी वही था. मेरे को उस टाइम पे कुछ आता ही नहीं था. मैं एक नॉर्मल एक कंप्यूटर क्लर्क की तरह नौकरी करता था. मेरा काम होता था लिंक्डइन से बैठ के और कॉन्टेक्ट्स निकालना, ताकि सेल्स टीम उन कॉन्टेक्ट्स को फिर फ़ोन कर सके, ईमेल कर सके. ये मेरा काम होता था. मैंने कुछ सीखा ही नहीं था. तो जब अगर नहीं सीखोगे, टैलेंट नहीं गेन करोगे, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही. फिर उसमें इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता. आजकल तो जो लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने पर मेहनत करते हैं, उन लोगों को 4 कंपनीज ढूंढती है एंड देन दे डिसाइड वेयर टू गो. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वर्क प्रेशर है, भाई वर्क प्रेशर नहीं है. प्रेशर तुम सह रहे हो. अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, दम है, तो पढ़ाई लिखाई करो, अपने ऊपर मेहनत करो और कहीं और निकलो जहाँ पे तुम्हारी पूछ है. और पूछ वो बनेगी ऐसे जब तुम अपने आप पे काम करोगे. कोई कंपनी का तो काम है पैसा कमाना और काम निकलवाना. वो तुम्हारे ऊपर ही, तुम कैसी कंपनी में जाते हो. सो कीप ऑन स्विचिंग जॉब्स. जब कंपनी में जा रहे हो, सामने देखो वहाँ पे मज़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो स्विच कर लो जॉब. क्या दिक्कत है? और उसमें एक भाई ने बोला होता है कि एक ही एम्प्लॉयर के साथ आपको स्टिक करना पड़ता. क्यों करना पड़ता? ऐसा तो कुछ भी नहीं H1B पे. यू कैन चेंज एम्प्लॉयर्स. इसमें इसका तो कोई ख़ास रिस्क भी नहीं है. मैंने इनफैक्ट पिछले 3 सालों में 2 कंपनियां चेंज करी हैं. और जब आपका H1B का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास. पहला तो ये होता है कि आपको रिसीप्ट मिल जाता है कि भाई आपका H1 ट्रांसफ़र फाइल हो गया, उसके बेस पे आप स्विच कर सकते हो. दूसरा होता है कि आप उसके बेस पे स्विच मत करो, आप रिज़ल्ट आने का वेट करो. जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, आपका H1 ट्रांसफ़र हो गया है, देन यू स्विच जॉब. सो देयर इज़ नो रिस्क. पर्सनली मेरे केस में मैं पहले डरता था इन सब चीज़ों से, बट जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू किया, तो मुझे तो अब डर नहीं लगता बिल्कुल भी. इनफैक्ट मैंने जो इससे पिछली कंपनी में जब ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मैंने अपने रिज़ल्ट आने का वेट भी नहीं किया था. हालांकि उस टाइम कंडीशंस ऐसी थी कि काफ़ी वीज़ा के RFEs आ रही थी, रिजेक्शंस आ रहे थे. बट मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को डरना ही नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं ऐसी जो हम करते हैं वो पूरी कभी होती ही नहीं है. सो मैंने तो प्रिंसिपल बना लिया, आई डोंट गेट स्केयर्ड फ्रॉम एनी ऑफ सच थिंग्स. तो मैंने सिर्फ रिसीप्ट के बेस पे वो कंपनी ज्वाइन कर ली थी. और इनफैक्ट मेरी RFE भी आ गई थी. मैंने उनसे बात की कि भाई अभी RFE आ गई, आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे इसका, तो अब कैसे करना है. तो एक होता है कि डरना, एक होता है चीज़ों को समझ के उसके लिए प्रिपेयर होना. तो मैंने उनको फ़ोन किया कि हमारे पास रिस्पॉन्ड हमें करना है इसका. अगर इन केस उसका रिज़ल्ट आता है नेगेटिव, मेरा वीज़ा नहीं लगता, तो अब क्या करेंगे आप. तो उन्होंने बोला यार हमारी ग्लोबल कंपनी है, तो हम तुम्हें कनाडा भेज देंगे. अगर कनाडा का हिसाब किताब नहीं बन पाता है तो उसमें आपका I-140 तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है ही. आप इंडिया जाओगे, कुछ टाइम इंडिया रहोगे, हम आपका फ्रेश H1 फाइल करेंगे,
आई वाज ओके विद दैट। तो उन्होंने जब RFA का रिस्पॉन्ड किया तो वो अप्रूवल आ ही गया। इतने में मेरी दूसरी कंपनी मैंने स्विच करने का प्लान कर रखा था, तो वहाँ से मेरा अप्रूवल आ गया। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप पे मेहनत करते रहो, जॉब स्विच करने में डरो मत। आपको अगर एक करंट कंपनी के अंदर ऐसा लगता है कि आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है या आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आप दूसरी कंपनी में निकलो जहाँ पे हो सकता है ना हो। वहाँ पे भी हो तो वहाँ से भी निकल जाओ यार, तुम टैलेंटेड हो, एक से दूसरी दूसरी तीसरी जहाँ मर्जी निकल जाओ, क्या दिक्कत है। उसके बाद एक भाई ने डाला हुआ था कि लोनलीनेस, कि यहाँ पे अकेलापन है। और आई थिंक दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट, आई डू अग्री विद इट। जब हम लोग शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे 2014 में, तो यार यहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल था नहीं। हम सर्दियों के टाइम पे आए थे, फेब के आसपास, तो शुरू में 3-4 महीने कोई यारी दोस्ती खास बनी नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी सिटी कौन से स्टेट में आके बसते हो। लेकिन वो बात यार मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अकेलापन थोड़ा सा है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे मैंने और मेरी वाइफ ने थोड़े से कुछ स्टेप्स लिए, जिससे आजकल की डेट में हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे। तो मैंने एक वीडियो और बनाया कि 8 टिप्स ऑन हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन अमेरिका ऑन H1B वीज़ा, ऑल जस्ट पुट इट समवेयर हेयर। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार वो यहाँ पे नहीं है, तो उनकी कमी तो पूरी कोई कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ तरीके अपना के आप यार दोस्त बना सकते हो, और अच्छे यार दोस्त मिल जाते हैं तो लाइफ थोड़ा ईजी हो जाता, थोड़ा मज़ा आता है लाइफ में। तो थोड़ा सा लोनलीनेस हो सकता है उससे कम हो जाए। उसके बाद एक भाई ने लिखा हुआ था या कंसर्न ये बोला होता नेगेटिव पॉइंट H1B का, कि आपकी स्पाउस काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इज़ इट फैक्ट? सर्टेनली इट इज़, बट इट हैज़ 2 पार्ट्स टू इट। पहला तो ये कि यार ये टेम्परेरी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे ही अमेरिका आते हो और आप अगर टैलेंटेड हो एंड इफ़ योर एम्प्लॉयर ऑल्सो अग्रीज विद इट, then you should get your green card filed as soon as possible, don't delay it। जिससे कि एक बार जब आपका I-140 अप्रूव हो जाएगा, then your spouse will get EAD or employment authorization document which will make him or her work or do business in America। So that's like a temporary stuff। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, शुरू में नहीं कर सकते जब तक EAD नहीं आ जाता। तो शुरू में थोड़ा सा पेनफुल रहता है, स्पेशली अगर आपका स्पाउस इंडिया में जॉब करता था या करती थी और यहाँ पे आके घर बैठना पड़ता है खाली, तो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। बट जस्ट टेक दिस टाइम एज like a restriction which is temporary, that should go away as soon as your I-140 is filed। और इन द मेन टाइम अपने आप पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि जब आपके पास EAD आए तो उस टाइम पे यू शुड बी रेडी टू गेट जॉब और टू स्टार्ट बिजनेस एट्सेट्रा। इन द मेन टाइम जब यहाँ पे हो उस टाइम पे आप उस पे जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ थी इंडिया में, जो आप जॉब करते थे या जो आपने पढ़ाई की हुई है, उसको फैलाना शुरू करो, स्प्रेड आउट करना शुरू करो। अपनी वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ताकि जब आपके पास EAD आ जाए, जो आपके प्रॉस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर्स या प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स है वो ऑलरेडी आपको जानते हो, क्योंकि आपने सोशली जो कंट्रीब्यूशन किया है अपने यूट्यूब वीडियो या वेबसाइट या ब्लॉग से, उसके थ्रू। तो आपको जल्दी जॉब मिल सकता है, जल्दी बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, या बिज़नेस आप जल्दी अपना चला सकते हो। तो इस तरह से आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग से अपना एनकैश कर सकते हो, रदर देन सिर्फ पीटते रहने के डंडा कि भाई नहीं 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 हम कुछ कर नहीं सकते H4 पे। ओके। उसके बाद एक था यार, एक भाई ने किया होता रेसिज्म का। यार दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो आई थॉट आई शुड नॉट बी पुटिंग एनी कमेंट ऑन इट। पर्सनली मेरे को यहाँ पे 8 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मेरा एक्सपीरियंस कभी ऐसा नहीं रहा। हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और मैंने जल्दी से अपने किसी फ्रेंड से भी ऐसा सुना नहीं। तो जिस भाई के साथ हुआ होगा, मे बी उनके साथ अगर हुआ है तो उन्होंने बोला होगा, बट मेरे उसमें तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं। मतलब मैंने कभी ये फेस नहीं किया है। बट अगेन आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च, और आई हैव नॉट लुक्ड एट एनी डेटा पॉइंट्स टू से कि भाई ऐसा है या नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग इट एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर फेस्ड इट हेयर, एंड so इसमें आई डोंट हैव मच टू ऐड। तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे मेरे को लग रहा था कि
H1B ऐसा कड़वा सच या स्लेवरी, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। मेरे को तो यहाँ पे 8 सालों में, मतलब मेरे, अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ तो मेरे को लगता है कि मेरे जो करियर या मेरी लाइफ का एक जो काफ़ी एक मैजिकल मोमेंट था वो यही था कि मैं H1B पे यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने अच्छा खासे पैसे कमाए, मैंने वेल्थ गेन किया, मैंने अच्छी जॉब ली, अच्छा मैं घूमता फिरता हूँ यहाँ पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है यार। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने धीरे धीरे किया और अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आई डोंट गिव अ डैम टू दीज things that I don't control. I just take responsibility of everything that I have to do. For example, if I need to switch my job or if I need to grow in my career, I take the responsibility. I don't say कि यार इस फील्ड में नौकरी नहीं है या इस कंपनी में वर्क प्रेशर है। नहीं यार, सारा सारा मेरे हाथ में है जो मेरे को करना है। ठीक है, तो बिना वजह ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की जो लिमिटेशंस है H1 की, यू हैव दैट ऑप्शन. I've seen those videos and they had like 5,000 likes. So people somehow relate to those videos. That's fine. But my recommendation to you would be to put yourself in other bucket. Just think as a consultant, if there is a problem, you have two choices. Either you can be a part of that problem or just apply some common sense. यार कि ये ठीक है, समस्या तो है, अब समाधान क्या है इसका, वहाँ पे फोकस करो ना यार। नहीं तो तुम्हारा होगा क्या, मतलब बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी ये सीखेंगे जब, जैसे मेरी बेटी ने मेरे को एक बार बोला, आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में, कि डैडी मेरे को वो स्लाइम बेचने वाला ई-कॉमर्स वाला काम करना है, बट मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो ग्रीन कार्ड ही नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट आवर किड्स वुड लर्न इफ़ वी कीप टॉकिंग अबाउट दिस limitation etc. तो यार let's not spread that vibe inside you or around you. Please change it. Please change your mindset. You will notice कि अमेरिका में आना, it's like a blessing and you are fortunate and I'm fortunate that we have got that opportunity. इंडिया में अगर जाके आज की डेट में एक ऐसे बंदे को जिसने आईआईटी से भी फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किया, उसको जाके बोलो कि भाई आपको अमेरिका आने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, द ओनली कंडीशन इज़ दैट वंस यू कंप्लीट योर 3 years you will have to go back to India. You will not have any green card filed. Okay, just put a job and see how many people will apply for it. So people are mad to come to America and make their fortune. मेरे एक वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हुए कि अमेरिका इज़ नॉट अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी एंड एवरीवन इज़ नॉट मिस्टर अरोड़ा, और ऐसा टिपिकल H1 पे ये सब नहीं होता है. आई डोंट थिंक, मैं कमेंट में जाके मेरे को लगा नहीं कि मेरे को किसी का पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है रिप्लाई करके. बट माई पर्सपेक्टिव इज़ that whatever things that I did on H1B here, for example, I worked hard to get a good job. I learned how to make money by investing in others' businesses because I can't do business here. If you look closely, if you pay attention to this, this is not an art. This is science. Because if 10 people do the same thing, they all will get the same result. राइट, इट्स अ साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट. ऐसा नहीं है कि भाई गोल्डी ने पैसे डाले लेट्स से अमेजोन के स्टॉक में, तो गोल्डी को तो मिल गए 100 के 120, बट मैंने डाले तो मेरे को 80 मिल गए. नहीं भाई, ये तो साइंस है ना. अगर तुम मेहनत करोगे अच्छे से तो तुम्हें नौकरी अच्छी मिल ही जाएगी. अपने आप पे काम करोगे तो. हर बंदा जो एक अच्छी कंपनी में जाता है, उस हर बंदे से बात करोगे तो हर बंदा आपको यही बोलेगा कि भाई मैंने मेहनत की, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन जब अच्छी होती है तो लक भी फेवर करता ही है उसको. तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि यू हैव एन ऑप्शन उस कमेंट के बेस पे टू एंड अप टिपिकल. भेड़ चाल चलो, यहाँ पे आओ H1 पे. आने के बाद बस नेट पे फोरम्स पे सर्च करते रहो GC कब आएगा, H1B में अपडेट्स क्या आ रहे हैं, या फिर मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, अपनी वाइफ के नाम से कर लूँ क्या. एक तो ऑप्शन ये है विच इज़ टिपिकल, इट्स योर चॉइस, यू कैन स्टिक विद इट. और दूसरा ये है कि जस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ कि H1 पे ये सारी लिमिटेशंस हैं. अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट्स नेक्स्ट, शुड आई जस्ट सिट आइडल विद दिस लिमिटेशंस एंड डू नथिंग,
और भेड़ चाल चलता रहूँ, या आई डिसाइड दैट आई एम हेयर, आई एम फॉर्चुनेट, आई वर्कड हार्ड इनफ टू बी हेयर, I do not want to end up as a typical H1B. I need to do something different to get different results. ठीक है, वो कुमार विश्वास भाई बोलते हैं ना, बाबा रामदेव का करने से होता है तो भाई करने से होता है। अपने आप पे मेहनत करो, हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम का पार्ट मत बनो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। तुम्हें लगेगा कि H1B इज़ अ ब्लेसिंग, यू एंड आई आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट इट, सो ट्राई टू मेक मैक्स आउट ऑफ इट। और बाय द वे, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे किसी की भी इंटेंशन से ओपिनियंस को हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। एवरीबडी हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट ऑल ऑफ दिस दैट आई सॉ और दैट आई हर्ड, कि नहीं यार, आई डू नॉट थिंक इट इज़ नॉट स्लेवरी एट ऑल। आई फील सो ब्लेस्ड that I'm here on H1B, and it has helped me fulfill so many dreams that I had. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब जहाँ भी रहें तनाव ना लें, अपने आप पे मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।